नमस्कार, मेरा नाम कैफ़ी है और आप देख रहे हैं आवाज़ अब तक। वैसे तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का पिलर कहा गया है, लेकिन वक्त के बदलते स्वभाव के साथ एक पत्रकार और उसकी पत्रकारिता को कई सवालिया निशान खड़ा किया जाने लगा है। भारत में पत्रकारिता के गिरते स्तर को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम पालीगंज के जीते हुए विधायक संदीप सरोज जी के पास आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि पत्रकार दलाली छोड़ो या दलाल पत्रकारिता छोड़ो। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक पोस्ट है जो आपने ही किया था, उसका स्वरूप बदल गया होगा आगे चलकर, लेकिन पत्रकार दलाली छोड़ो, दलाल पत्रकारिता छोड़ो, ऐसा कुछ था। आखिर क्या वजह है कि पत्रकारों पे ऐसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं कि और सब लोग ही पत्रकारिता के महत्व को लोग समझते हैं और इसीलिए हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पत्रकारिता का जो स्वरूप बदला वो तो एक बात है, लेकिन एकदम शुरुआती दौर से अगर देखिए तो इस देश में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार रहे हैं। और आज 2014 के बाद खास करके जो नया परिदृश्य देश के सामने बना, जब मोदी जी सत्ता तक पहुँचे और सत्ता में पहुँचने के बाद से जिस तरीके से उन्होंने तमाम संस्थानों को अपने कब्जे में कर लिया, हमें लगता है कि इस दौर में पत्रकारिता के सामने तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और जिस प्रसंग की बात की जा रही है, मेरे ट्विटर के एक पोस्ट को लेकर के जिस तरह से हंगामा हुआ, कई सारे अखबारों में वो छपा, उस पर मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि वो एक हैशटैग के साथ था जिसमें ABP चैनल, आज तक चैनल जो है, आज तक चैनल की जो सत्ता की गुलामी है, सत्ता की चापलूसी है, उसको लेकर के पूरे देश में वो ट्रेंड कर रहा था। और उसी संदर्भ में मैंने ये कहा कि जो पत्रकार हैं उनको या तो दलाली छोड़ देना चाहिए या तो जो दलाल हैं उनको पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। और इसमें कहीं से भी कोई छोटे पत्रकार, स्थानीय पत्रकार या कहिए जो कम पारिश्रमिक पे, कम वेतन पे ज़्यादा मेहनत करने वाले जो पत्रकार हैं, उनका तो मैं सम्मान करता हूं, उनके साथ कोई इस पोस्ट का संबंध नहीं था। हमने जो बात कही थी वो थे इस देश में जो मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, खास करके टीवी चैनल, ये बात उनके संदर्भ में कही गई थी। और ट्विटर पे शब्दों की कमी होती है, हम सब लोग जानते हैं, और हैशटैग पढ़ के लोग संदर्भ को समझते हैं। लेकिन ये अफसोसजनक रहा कि उस पोस्ट का गलत व्याख्या करके ये बात कहा गया। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस दौर में पत्रकारिता की जो हालत हो गई है, जी न्यूज़ को देखिए, ABP चैनल देखिए, आज तक देखिए, ये तमाम जो मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता वाली चैनल हैं, इनकी जो आज दशा हो गई है, वो न सिर्फ जो देश की आम जनता है उनको गुमराह कर रही है, बल्कि जो मोदी समर्थक लोग भी हैं उनका भी वो लगातार अपमान कर रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी समर्थक, अगर हमने किसी एक बात को लेकर के मोदी जी का समर्थन किया, इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो चैनल हमें धीरे धीरे वैसी चीज़ मनवाने लगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले अचानक से चैनल में डिबेट चलने लगा कि आप नाथूराम गोडसे जी, उनको जी कहा जाने लगा और उनको आप देशभक्त मानिए। हमने तो कोई और मुद्दा पे मोदी जी को वोट दिया था। हमने तो इसलिए नहीं दिया था कि उनके माध्यम से हमें फिर धीरे धीरे नाथूराम गोडसे तक को महान बताना पड़ेगा। अगर नाथूराम गोडसे महान थे तो क्या गांधी आतंकवादी थे? तो ये जो चैनल का नया गिरफ्त में देश फंसते जा रहा है, इसमें असल मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम और इस तरह के भारत पाकिस्तान और इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये जानबूझ करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इन चैनलों को सत्ता का चापलूस या दलाल कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिस तरह से आप कह रहे हैं, जैसे एक इंसान की इंसानियत देखी जाती है, ना वो अमीरी ना गरीबी देखी जाती है, वैसे एक पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कम कमाता हो या ज़्यादा कमाता हो। तो फिर आप किस लहजे से कह सकते हैं कि छोटे पत्रकार को ना कह के बड़े पत्रकार को? जी, छोटे पत्रकार का सेंस मेरा है स्थानीय पत्रकार, जिनकी खबरें बहुत मुश्किल से जोखिम में आकर अपने जान को जोखिम में डाल करके, अपने समय को गंवा करके जो लोग पत्रकारिता करते हैं, और उनकी कई सारी रिपोर्ट जो है वो छप भी नहीं पाती है। तो उनका एक जीवन संघर्ष है, ये हम जान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वैसे पत्रकार हैं जिनको Z+ का सुरक्षा मिला हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 24 घंटे मोदी जी के पक्ष में, सत्ता के पक्ष में अपनी बात कहना जानते हैं। तो पत्रकारों को इस सेंस में मैं अलग अलग नहीं कह रहा हूँ, पत्रकारिता सच में पत्रकारिता है, लेकिन पत्रकारिता के साथ जो मूल्य जुड़े हुए हैं, समाज को बेहतर बनाने का जो मूल्य जुड़ा हुआ है, और सत्ता की आलोचना करने का, सत्ता की जो नीतियाँ हैं उसकी आलोचना करने का जो मूल्य जुड़ा हुआ है, उन मूल्यों से जो लोग भटक जा रहे हैं उनको मैं अलग कर रहा हूँ।
ऐसा क्या हो गया कि 2014 के बाद से आप मीडिया संस्थानों पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, जबकि आप देखें इससे पहले भी सत्ता पक्ष में कुछ मीडिया चैनल चलाती थी, लेकिन 2014 के बाद से ऐसा भी हो सकता है कि वो चैनल आपके सोच के हिसाब से नहीं न्यूज़ दिखा रही, इसलिए आप उसे बोल रहे हैं गोदी मीडिया। मेरी सोच की बात नहीं है। बात यह है कि जिन चैनलों का मैंने अभी नाम लिया, इसका आप पिछले 6-7 साल का प्राइम टाइम निकाल करके देखिए। अलग अलग नाम से लोग प्राइम टाइम चलाते हैं। एनडीटीवी इंडिया को छोड़ करके हिंदी में जितने चैनल हैं जो पूरे देश में दिखाए जा रहे हैं, उनके आप प्राइम टाइम के सब्जेक्ट को देखिए, किस सब्जेक्ट पे वो प्राइम टाइम करवा रहे हैं। पूरा देश आज कोविड महामारी के संकट से जूझ रहा है, बेरोज़गारी से नौजवान जूझ रहे हैं। कभी इनका मुद्दा रहा है क्या? इस पे नहीं रहा। उनका मुद्दा रहेगा कि क्या मुसलमान इस देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। अब इस पे डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है। क्या देश जो है वो जिहाद के चुंगल में फंसा हुआ है, इस पे डिबेट चल रहा है। क्या मुस्लिम नौजवान जो है वो लव जिहाद चला रहे हैं, इस पे डिबेट चल रहा है। कुल मिलाकर के ये कि देश की जनता के जो असली सवाल हैं वो सिर्फ उनको दिखा नहीं रहा है, ये बात नहीं है। बात है कि समाज में नफरत भरने का काम ये मीडिया कर रही है। इनकी कोशिश ये है कि आप अपने घर के पड़ोस में जो रहने वाला मुसलमान है उससे आप नफरत करना सीख जाइए। ये चैनल की कोशिश कहीं ना कहीं हम शुरुआती दौर से देखें तो टीवी जो होता है समाज का ही आईना होता है। वो वही स्वरूप दिखाता है जो सामने देखता है, सामने वाला जो चाहता है देखना वो वही दिखाता है। तो डायरेक्ट हम ये कैसे मान लें कि टीवी चैनल्स ही ऐसा दिखाते हैं? देखिए, कौन जनता ऐसी है जो चाहती नहीं है कि हमारा मुद्दा टीवी पर आए। हम जब बेरोज़गार नौजवान थे और उनके लिए संघर्ष कर रहे थे तो हम चाहते थे कि हमारे मुद्दे को टीवी चैनल दिखाए, कवरेज करे। जो किसान दिल्ली में बॉर्डर पे आज संघर्ष कर रहे हैं वो तो चाहते हैं कि उनके मुद्दे पे टीवी में बहस हो। जिन महिलाओं के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी आज़ादी को संकुचित किया जा रहा है, वो महिलाएं चाहती कि हमारे मुद्दे पे डिस्कशन हो। कोई नहीं चाहता है कि इस देश में टीवी चैनल जो है वो नफरत भड़काए। जनता नहीं चाहती है। जनता चाहती है इसलिए ऐसा दिखाते हैं, ये तो कतई नहीं। असल में सत्ता चाहती है कि आप रोज़गार पे बात ना करें, आप सरकार की नीतियों की आलोचना ना करें, और ये चैनल वही कर रहे हैं। आप बार बार जब चैनलों न्यूज़ चैनलों की बात करते हैं तो बड़े चैनल की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कई यूट्यूब चैनल हैं, वेबसाइट हैं जो खबरें प्रकाशित करती हैं। उसमें भी दो बटा हुआ है, एक वो जो सत्ता पक्ष में बात करता है, एक वो जो एकदम विपक्ष में बात करता है। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया जो आज के दौर का है, हमें लगता है कि ये सोशल मीडिया ही है जो सच में पत्रकारिता के जो मायने हैं उसको बचा के रख रही है। और जो न्यूज़ पोर्टल बहुत सारे आए हैं, इनका जो रिसर्च है, इनकी जो रिसर्च टीम है, काबिल तारीफ़ है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार इन न्यूज़ चैनल पे जो उनकी नीतियों का पर्दाफाश करने वाली जो खबरें आ रही हैं उनको रातों रात गायब करवा दिया जा रहा है। जो चैनल नहीं उसको हटा रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जा रहा है। नोटबंदी के दौरान एक खबर शायद आपको पता होगा, जब नोटबंदी हुआ और जिला सहकारिता जो बैंक होते हैं, उन बैंकों में जो गुजरात के अंदर जो शाखाएं खुली हुई है, जिसके तमाम बैंकों के जो अध्यक्ष थे वो बीजेपी के नेता थे, और उन बैंकों में रातों रात अरबों रुपए जब बदले गए पुराने नोट से नए नोट, और जिसमें घपला सामने आया, और उसको मेरे ख्याल से दवायर ने या कोई और चैनल ने उसको उसका डेटा करके पब्लिक किया। रातों रात अमित शाह उसके पीछे लग गए और कहा कि इसको तुरंत हटाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाइएगा। तो असल में सत्ता का जो चरित्र आज के समय में है वो किसी मीडिया चैनल को, किसी पत्रकार को स्वतंत्र नहीं रहने दे रहा। और दूसरी तरफ पत्रकारिता का जो डेफिनेशन है उसको पूरी तरीके से डिफेम करके कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ ऐसे एंकर हैं जो ऐतिहासिक रूप से इस देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनकी सच्चाई को खुल करके कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम तो देख रहे हैं, एनडीटीवी के पत्रकार है रवीश कुमार, उनसे ज़्यादा क्रिटिकल कोई हुआ है क्या पत्रकारों को लेकर के? रवीश कुमार ने खुल करके इस समय देश के अंदर जो पत्रकारिता की दशा है उसके बारे में बोला। इसका कतई मतलब नहीं कि वो पत्रकारिता जो एक काम है, एक पेशा है, उसके खिलाफ है वो नहीं। पत्रकारिता जब चापलूसी का पर्याय बन जाए, पत्रकारिता जब समाज को विभाजित करने का एक षड्यंत्र करने लगे, तब तो उस पर पॉइंट आउट करना, आज हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा उस पर? तब उसको पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी गांव देहात की जो जनता है
वो न्यूज़ चैनल को न्यूज़ चैनल की तरह नहीं देख रही है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है उसको नहीं देख रही है। वो देख रहे हैं कि ये सच हमारे सामने आया और हम तो सच जान गए, और सच यही है कि देश में मुसलमान जो है उनको मार देना चाहिए, और यही सच है, यही एजेंडा हमारा होना चाहिए। उस दिन का जो ट्वीट था, पोस्ट था, वो सीधा सीधी उन पे था जो वैसा कर रहे थे। वो तो हैशटैग से बहुत क्लियर है। तो ऐसा ट्विटर क्या हुआ सोशल मीडिया पे जो आपको कुछ काट छाट कर दिखाया गया? कुछ लोग हैं जो लगातार पोस्ट कर उसमें हमारी विधानसभा का जो के कुछ लोग हैं जिसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट उसका लिया उस पोस्ट का, और नीचे जो हैशटैग है उसको हटा दिया, और उसमें कुछ स्थानीय लोगों पे, कुछ स्थानीय पत्रकार या जो भी हैं जिनको ये लगा कि शायद ये पोस्ट पूरी पत्रकारिता के खिलाफ है, उनको मैंने क्लियरिफाई किया। मैंने दोबारा से पोस्ट किया कि ऐसा नहीं है कि मैं समूचे पत्रकार को ऐसे कह रहा हूँ, बल्कि ये कुछ सेलेक्टेड पत्रकार हैं, कुछ देश के जो नामचीन पत्रकारिता के धंधा करने वाले लोग हैं, मैं धंधा जानबूझ के शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, उनके संदर्भ में है। मैंने बाद में कहा भी था, इसके बावजूद कुछ स्थानीय अखबारों में आए, उसके बाद हमने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके ये कहा कि ऐसी बात नहीं है। स्थानीय पत्रकारों का संघर्ष को हम सलाम करते हैं और उनके अधिकारों के लिए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बड़े पत्रकार हैं उनके खतरनाक पहलू को उजागर करना, इसको भी हम अपना कर्तव्य मानते हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों पे जब बात करते हैं तो वो सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित हो जाता है। ज़मीन पे विधायक बनने के बाद क्या काम हुआ वो सिर्फ एक पोस्ट पे दिखने लगता है, ज़मीन पे क्या दिखता है वो आज भी लोग सवाल करते हैं। देखिए, ज़मीन पे जो चीज़ें आपको दिखेंगी, एक तो है कि पूरे पालीगंज में जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, मजदूर परिवारों के बीच में एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ इस बीच में कि हमारी बातें सुनी जा रही है। और सही बात है कि जब से चुनाव हुआ उसके बाद से विधानसभा का सत्र और कोविड महामारी के पूरे इस दौर में, और आप सब लोग जानते हैं कि जो विधायक का हम लोग का फंड होता है उसमें 2 करोड़ रुपए जो है सरकार ने काट लिए। तो निश्चित तौर से जो हमने वादे चुनाव के समय किए थे वो वादा चुनावी जुमला नहीं था, जिस तरीके से मोदी जी और अमित शाह अपने वादों को कहते हैं बाद में कि जुमला था। हमने कहा था कि हम पुस्तकालय बनाएंगे, हम पुस्तकालय बनाने जा रहे हैं, ज़मीन चिन्हित कर ली गई है, प्रक्रियाएं आगे बढ़ चुकी है। हमने कहा था कि पालीगंज के भीतर कोई भी ऐसा कच्चा मकान नहीं होगा जिसको पक्का ना किया जा सके, और इसके लिए हमने अपना काम शुरू किया है। उसका एक डेटा हम लोग तैयार कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो उसका पोर्टल होता है वो अब तक ऑन नहीं हुआ है। जैसे ही पोर्टल ऑन होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जब उसकी मंजूरी मिल जाएगी, तो फेयर तरीके से जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका घर बनवाने का, पक्का करने का एक प्रयास हम स्थानीय लेवल पे करेंगे। जो चीज़ें आपको चुनाव के बाद से दिखेंगी, जैसे विधानसभा में अभी जो हम लोग का विधानसभा का सत्र चला, उस विधानसभा में न सिर्फ पालीगंज के जनता की बात, बल्कि समूचे बिहार के जो ज्वलंत सवाल हैं, शिक्षा का सवाल, शिक्षा में क्यों कॉमन स्कूल सिस्टम चाहिए, क्यों एक समान प्रणाली वाला एजुकेशन सिस्टम ही बिहार को बचा सकता है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट क्यों जल्दी होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने एक तो संघर्ष किया। कहीं से भी हमारे लिए विधायक का जो पद है वो सत्ता का मायने नहीं रखता है, सत्ता का मीनिंग नहीं देता है। वो हमारे लिए वो एक स्ट्रगल का प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म से हम स्ट्रगल करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। पालीगंज में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जनता के जिनका समाधान निकाला गया है, वो लोग जानते हैं। इस कोविड महामारी के समय में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से संघर्ष करके, जिलाधिकारी से बहस करके, बात करके, अंततः हमने पालीगंज में एक आइसोलेशन सेंटर खुलवाया, जबकि ये लोग तैयार नहीं थे। ये लोग विक्रम शिफ्ट कर चुके थे और कह रहे थे कि नहीं खोलेंगे। अब हमने दूसरा प्रयास जो शुरू किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो निचले स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं, या पीएचसी है, या अनुमंडल अस्पताल है, इन तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त किया जाए। और इसको लेकर के एक दिन का भूख हड़ताल भी हम लोगों ने किया था, और इसको लेकर के सरकार पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा है। आपने एक अच्छी बात कही कि पालीगंज के वो तमाम गरीब निचले तबके के लोग आपको जानने लगे हैं, आप उनके अंदर एक हौसला आया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप ये भी दिख रहा है कि आप निचले लेवल के गरीब तबकों के साथ खड़े तो हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है जिसको आप ऊपरी तबका कहते हैं या बड़ा जाति कह लें, तो वो लोग के साथ एक गैप दिख रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। चुनाव में कौन लोग हमारे साथ थे, कौन से लोग हमारे पार्टी के आधार के लोग हैं, या किन लोगों ने हमारा विरोध किया था, ये अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है। ऐसे तमाम गांवों में आप अगर जाकर के देखें
तो जिस गांव से हमें कम वोट मिला है वहाँ के लोगों का हम काम नहीं करवा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, हर दिन की जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। कई बार देखते हैं कि जब स्थानीय राजद के लोग होते हैं तो उनके अंदर एक कम्युनिकेशन गैप यह दिखता है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके पार्टी को जिताया, आपको वोट दिया, उसके बाद आप उनसे वैसा व्यवहार नहीं रख पा रहे हैं जैसा राजद की पार्टी जीतने के बाद रखती है। हाँ नहीं, देखिए ये तो कुछ लोगों की बात हो सकती है, और राजद के लोगों ने हमें जिताया ये कहने के बजाय ये कहना ज़्यादा ठीक रहता कि राजद और भाकपा माले का गठबंधन था। राजद के जहाँ पे लोग थे और माले के कैंडिडेट थे, जैसे पालीगंज में हुआ, राजद के लोगों ने हमें समर्थन दिया, वोट किया, समर्थन दिया और उसका हम सम्मान करते हैं। वैसे ही बाकी जगह पे जहाँ पे आरजेडी के कैंडिडेट थे वहाँ पे सीपीआई-एमएल के लोगों ने उनको वोट दिया। हम नहीं करें कि हमने आपको वोट देके जितवा दिया। तो बाकी तो तमाम जो राजद के नेता हैं पालीगंज में, उन तमाम लोगों से हमारा लगातार बातचीत होती है, उनका सुझाव हम लेते रहते हैं, उनसे हालचाल पूछते रहते हैं और वो लोग लगातार कॉल करते हैं। तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप मेरे ख्याल से नहीं है। कुछ लोगों को अगर लग रहा है तो देखिए, विधानसभा तो सही में एक बड़ा एरिया होता है और जो मास पार्टीज़ हैं सीपीआई-एमएल और आरजेडी, इस तरह की जो पार्टी होती है उसका आधार में बहुत सारे लोग हैं। अब हर किसी के साथ लगातार हर दिन का संपर्क तो संभव नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कम्युनिकेशन गैप एक तो हो नहीं, और ये गैप कहीं अगर दिखता है तो उसको जल्दी ही भरपाई किया जाए। इसीलिए आप देखिएगा कि इस पूरे कोविड महामारी के बीच में भी तमाम गाँवों में, पंचायतों में हम गए, वहाँ के लोगों को सूचित करके गए कि हम आ रहे हैं, ताकि आपको कोई बात कहनी है तो कह लीजिए, कोई समस्या आपके पास है तो रिटर्न में दीजिए। मेरे पास आप समझिए कि चुनाव के जस्ट 1 महीने के अंदर तकरीबन 1500 के आसपास अलग अलग लोगों की शिकायतें आई थी, और उसमें से हमें लगता है कि 800 से 1000 के बीच में शिकायतें अब तक सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। कुछ मामले बचे हुए हैं, कुछ मामले लॉन्ग पेंडिंग एजेंडा के तहत रहेंगी, लेकिन कई सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं। पालीगंज को लेकर अगर हम बात करें तो आप बताएं कि कोई ऐसा काम जो सच में ज़मीन पे दिखा हो, क्योंकि एक आइसोलेशन वार्ड हो, इसके अलावा बहुत बड़ा काम तो दिखा नहीं है जो सभी को फ़ायदा हो। जिससे आपने लाइब्रेरी की बात की, आपने बोला उसके लिए भी अनुशंसा किया है, उसके लिए काम शुरू कर दिया है। तो पालीगंज के लिए एग्जैक्ट जो प्लान था आपका, वो आपको क्या लगता है, क्योंकि सत्ता से तो आप फिलहाल नहीं हैं, बाहर ही हैं, तो क्या लगता है 5 साल में वो सब पूरा कर पाएंगे, पालीगंज को वो दे पाएंगे जो एक उम्मीद हुई है? देखिए, अगर विकास का मतलब लोग ये समझते हैं कि गली और नाली की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए, तो वो हमारी प्राथमिकता में है। सच बात है कि अप्रैल में ही फंड आता है, नवंबर में भले चुनाव हुआ, लेकिन विधायकों का फंड जो आता है वो अप्रैल में आता है। अप्रैल में फंड आते के साथ ही कोविड महामारी का संकट, और इस बीच में फ़ंड का एक बड़ा हिस्सा सरकार ने ले लिया। उसके बाद भी हमने जो बची हुई रकम थी उसमें 2 एम्बुलेंस का ऑर्डर, मतलब एम्बुलेंस की अनुशंसा की गई, 80 ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीमीटर, इन तमाम चीज़ों की अनुशंसा की गई है। अब बात है कि सरकार को जो अनुशंसा आज से 20 दिन पहले हो चुका है, और विभाग में लगातार फ़ोन हम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आज तक जनता के पास वो चीज़ें नहीं पहुंची, तो जिम्मेदारी तो सरकार की है। तो एक तो ये चीज़ें आपको दिखती है, अगर ये सरकार समय से इसको करता तब, अगर विभाग उसके दुरुस्त होते, अगर स्वास्थ्य विभाग खुद ही आइसोलेट नहीं होती, तब ये काम होता। अब तक एम्बुलेंस दिखता, कई सारी गलियों का काम शुरू हुआ है, कई सारे सड़कों का निर्माण हमारी अनुशंसा से चल रहा है, वो आपको जगह पे दिख जाएगा। बिहार में राजद बड़ी पार्टी है और हाल ही में लालू यादव बाहर निकले हैं, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार गिरे, तो आप ऐसा कैसे बता सकते हैं कि कुछ हो सकता हो? देखिए, ये तो जो हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं या पार्टी के जो सचिव हैं वो लोग बताएंगे कि इसमें और ज़्यादा क्या हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर से जो अभी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर है, हमें यही लग रहा है कि ये जो सरकार है ये वेंटिलेटर पे लटकी हुई है, इनके बीच में आपस का तालमेल भी नहीं है एक तो, और सबसे बड़ी बात कि जनता का समर्थन नहीं है। एक बड़ा हिस्सा आज भी इस बात को नहीं पचा रहा है कि ये लोग आसानी से सत्ता में कैसे पहुंच गए। जनता को लग रहा है कि कुछ ना कुछ हेराफेरी हुई है। काउंटिंग के समय जिस तरीके से कई जगहों से खबरें आईं, तो वो जनता के जहन में अभी भी बातें हैं। तो ये हो सकता है कि नीचे का प्रेशर हो, या महागठबंधन का जो परफॉर्मेंस इस बीच में विधानसभा के अंदर रहा, जिस तरीके से हमने जनता के मुद्दों को उठाया, तो जनता में एक और कॉन्फिडेंस है, और उसका एक दबाव से हो सकता है कि जो एनडीए के बीच की पार्टियां हैं, खास करके जो छोटे छोटे राजनीतिक दल उसमें शामिल हुए हैं महागठबंधन को छोड़ करके, हो सकता है कि वो लोग निकले। लेकिन इस पर कोई विशेष जानकारी या विशेष प्रयास मेरी तरफ से
नहीं है, ये हम आपको कहना चाहते हैं।